मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक छोटा सा गांव विशालपुर। यह गांव विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ था। गांव में करीब 2500 घरों की बस्ती थी। चारों ओर फैली काली उपजाऊ जमीन, जिसमें मुख्य रूप से सोयाबीन, गेहूं और चने की फसल उगाई जाती थी। सुबह सुबह गांव से होकर गुजरने वाली तापी नदी की उपनदी की कलकल और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इस शांत दिखने वाले गांव की कोख में कई भयानक रहस्य दबे हुए थे। इसी गांव में गजराज सिंह नाम का एक किसान रहता था। गजराज की उम्र करीब 48 वर्ष थी। झुलसा हुआ गेहुआ रंग, माथे पर गुस्से वाली झुर्रियां और आंखों में हमेशा एक तरह की क्रूरता दिखाई देती थी। गजराज के पास खुद की 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसका मन खेती में कम और शराब के अड्डे पर ज्यादा रहता था। वह अत्यंत कंजूस स्वभाव का था। अपने घर पर पैसे खर्च करते समय उसकी जान निकलती थी, लेकिन शाम होते ही दोस्तों के साथ कच्ची शराब पीने के लिए वो कितने भी पैसे उड़ाने को तैयार रहता था। उनकी पहली पत्नी सुमित्रा एक अत्यंत सहनशील और मेहनती महिला थी। जब उसकी शादी गजराज से हुई तब वो केवल 20 वर्ष की थी। शादी के शुरुआती दिनों में गजराज ठीक से रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी शराब की लत बढ़ती गई। सुमित्रा को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। आर्यन बचपन से ही होनहार लेकिन चुपचाप रहने वाला लड़का था। पिता के रोज के नशे और हंगामे के कारण वो घर में होकर भी अकेला पड़ गया था। सुमित्रा ने अपनी मेहनत से आर्यन को पाला। वह खुद दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और रात में घर आने के बाद गोदड़ी बिस्तर सिलकर बेचती थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़कर इस नर्क से बाहर निकले। आर्यन ने जैसे तैसे 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन घर की स्थिति के कारण वो मानसिक रूप से टूट चुका था। कड़ी मेहनत के कारण सुमित्रा का शरीर थक गया था। एक दिन उसे तेज बुखार आया। गांव के सरकारी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि उसके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है और उसे इंदौर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। गजराज के पास पैसे थे, लेकिन उसने वे शराब के लिए बचाकर रखे थे। ऐसी बीमारियां तो गरीबों को रोज होती हैं, भगवान की मर्जी होगी तो बच जाएगी, ऐसा निर्दयी जवाब देकर उसने इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। पैसों के अभाव और सही इलाज न मिलने के कारण एक अंधेरी रात में सुमित्रा ने दम तोड़ दिया। उस समय वह केवल 38 वर्ष की थी। मां की मौत ने आर्यन के मन पर गहरा घाव किया। उसके मन में पिता के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई थी। आर्यन अब 18 साल का हो चुका था। उसकी पढ़ाई छूट गई थी और वो पूरे समय खेत में काम करने लगा था। गजराज को पत्नी के जाने का कोई दुख नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे यह चिंता सताने लगी कि घर का काम कौन करेगा। उसका एक पुराना दोस्त रामलाल, जो खुद एक नंबर का धूर्त आदमी था, उसने गजराज को सलाह दी, अरे गजराज, इस उम्र में तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। एक जवान लड़की ढूंढो जो तेरा घर भी संभालेगी और खेती का काम भी करेगी। गजराज ने शुरू में विरोध दिखाया, लेकिन घर की अव्यवस्था के कारण वो तैयार हो गया। रामलाल ने खंडवा जिले के एक गरीब परिवार की लड़की का सुझाव दिया, जिसका नाम निशा था। निशा 28 साल की विधवा थी। उसकी पहली शादी महज 2 साल में टूट गई थी, क्योंकि उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था। निशा दिखने में गोरी, मध्यम कद की और अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। उसे गरीबी से नफरत थी। जब गजराज का रिश्ता आया तो उसे बताया गया कि वो एक बड़ा जमींदार है। ऐशो आराम की उम्मीद में निशा ने गजराज से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शादी एक विनाश की शुरुआत होने वाली है। शादी के बाद निशा विशालपुर गांव आई। घर का रूप बदल गया। उसने घर को व्यवस्थित किया, रंग रोगन किया, लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि गजराज जमींदार कम और शराबी ज्यादा है। आर्यन ने निशा को कभी स्वीकार नहीं किया। मां की जगह किसी और को देखना उसके लिए असहनीय था। वो उसे निशा मौसी कहकर बुलाने लगा। निशा ने शुरू में उसे करीब लाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का मौन उसे एक दीवार की तरह लगता था। निशा की जरूरतें बड़ी थीं। उसे अच्छे कपड़े, गहने और गांव में सज धज कर रहना पसंद था, लेकिन गजराज उसके हर खर्च पर चिल्लाता था। वह उसे एक साधारण साड़ी लेने के लिए भी पैसे नहीं देता था। जो खाने को मिल रहा है वो खाओ और चुप रहो, ऐसी भाषा में वो उसका अपमान करता था। निशा के मन में इस गरीबी और गजराज के व्यवहार के कारण गुस्सा बढ़ने लगा था। दूसरी ओर आर्यन अब युवावस्था की दहलीज पर था। पिता के व्यवहार के कारण वह घर के बाहर ज्यादा समय बिताने लगा। उसके एक दोस्त ने उसे एक पुराना स्मार्टफोन दिया था। शुरुआत में आर्यन सिर्फ गाने सुनता था, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ इंटरनेट लग गया। रात के समय जब घर के सब लोग सो जाते तो आर्यन मोबाइल में घंटों व्यस्त रहता। मोबाइल पर आने वाले अश्लील विज्ञापनों और वीडियो ने उसके कच्चे मन पर जादू कर दिया। उसके मन में गलत विचार घर करने लगे। वो अब अपनी सौतेली माँ
यानी निशा को एक अलग नज़र से देखने लगा था। निशा को अपने खर्चों के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। एक दिन जब गजराज खेत गया हुआ था, तब उसका दोस्त रामलाल घर आया। रामलाल ने निशा की मजबूरी को पहचान लिया। उसने उसे लालच दिया कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो उसे मनचाहे पैसे देगा। निशा ने शुरू में मना किया, लेकिन पैसों के लालच में उसने रामलाल के साथ अनैतिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। यह राज ज्यादा समय तक छिपने वाला नहीं था। आर्यन को एक बार रामलाल और निशा के इस राज के बारे में शक हुआ। एक दिन उसने खिड़की से छुपकर देखा और वो दंग रह गया। उसने अपने मोबाइल में उन दोनों की कुछ तस्वीरें खींच लीं। अब आर्यन के हाथ में एक बड़ा हथियार आ गया था। उसके मन में जो दबी हुई इच्छा थी, उसे रास्ता देने के लिए उसने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। रात के समय जब गजराज शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तब आर्यन ने निशा को वे तस्वीरें दिखाईं। निशा की बोलती बंद हो गई। उसने पैर पकड़कर विनती की, गजराज को ये मत बताना, वो मुझे मार डालेगा। इस पर आर्यन ने एक भयानक शर्त रखी, अगर तुम चाहती हो कि ये राज ही रहे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। पैसों के लालच और बदनामी के डर से निशा ने आर्यन की मांगों के आगे घुटने टेक दिए। इस तरह एक ही घर में दो चरम अनैतिक संबंध शुरू हो गए, जिसकी जानकारी गजराज को बिल्कुल नहीं थी। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। ऊपर से शांत दिखने वाला ये घर अंदर से सड़ चुका था। निशा अब दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ रामलाल से उसे पैसे मिल रहे थे और दूसरी तरफ आर्यन के आतंक के साए में उसका शोषण हो रहा था। निशा ने आर्यन को खुश रखने के लिए उसके कहे अनुसार चलना शुरू कर दिया। आर्यन अब खेत में ज्यादा काम करने लगा था ताकि वो निशा को कुछ पैसे दे सके और उसका मुंह बंद रख सके। कुछ महीनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। निशा ने नए गहने और नई साड़ियां खरीदीं। गांव में लोग चर्चा करने लगे कि गजराज तो शराब पीकर पड़ा रहता है, फिर इस निशा के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। लेकिन किसी ने सीधे बोलने की हिम्मत नहीं की, मगर सच ज्यादा समय तक नहीं छिपता। विशालपुर में होली का त्योहार करीब था। गजराज को गांव के एक व्यक्ति ने ताना मारा, गजराज, तू शराब के नशे में रहता है और तुझे पता भी है तेरे घर में क्या चल रहा है। तेरा बेटा और तेरी पत्नी आजकल बहुत करीब दिखते हैं। गजराज ने उस आदमी को मारा, लेकिन उसके मन में शक का बीज बो दिया गया। वह उस दिन बिना शराब पिए ही घर लौट आया। रात के 10 बज रहे थे। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। गजराज ने घर का पिछला दरवाज़ा खोला और दबे पांव अंदर घुसा। आर्यन और निशा के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। गजराज ने खिड़की से झांका और जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और खून खौल उठा। उसका अपना बेटा और उसकी पत्नी ऐसी हालत में थे कि गजराज का आपा खो गया। उसने कोने में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। गुस्से में उसने कमरे का दरवाज़ा लात मारकर तोड़ दिया। आर्यन और निशा दोनों डरकर अलग हो गए। गजराज चिल्लाया, तुमने मेरे नाम पर कालिख पोत दी। उसने बिना सोचे समझे पहली कुल्हाड़ी आर्यन के कंधे पर मारी। खून की धारा फूट पड़ी। निशा चिल्लाते हुए बाहर भागने लगी, लेकिन गजराज ने उसे बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया। उसने दूसरा वार उसकी गर्दन पर किया। एक के बाद एक वार करते हुए उसने दोनों को खून से लथपथ कर दिया। निशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आर्यन तड़पकर शांत हो गया। पूरा कमरा खून से सना था। गजराज अब शांत हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, लेकिन पछतावे के बजाय उसके चेहरे पर एक प्रकार का क्रूर संतोष था। वो खून से सनी कुल्हाड़ी के साथ वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह जब दूध वाला आया तो उसने घर के मुख्य दरवाजे से खून की धार बाहर आती देखी। उसने शोर मचाया और गांव जमा हो गया। कुछ साहसी लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वहां नरसंहार हुआ था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। गजराज अभी भी वहीं बैठा था। उसके शरीर पर खून के छींटे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरू में उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिसिया सख्ती के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मैंने उन्हें मार डाला क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की थी, उसने बिना किसी भाव के कहा। पुलिस ने जांच के दौरान आर्यन का मोबाइल जब्त किया, जिसमें मौजूद फोटो और वीडियो ने इस अपराध की पूरी गुत्थी सुलझा दी। अदालत में ये मामला 1.5 साल तक चला। रामलाल को भी उसकी अनैतिक हरकतों और इस स्थिति को बढ़ावा देने के कारण जांच का सामना करना पड़ा। अदालत ने टिप्पणी की कि भले ही अनैतिक संबंध गलत हों, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने और जान लेने का अधिकार नहीं है। गजराज को उसके क्रूर कृत्य के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशालपुर के उस छोटे से गांव में ये घटना एक काला धब्बा बन गई। शराब की लत, पैसों का लालच और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कैसे एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर देता है, ये इस घटना से पूरे देश को पता चला। आज भी विशालपुर में वह घर वीरान पड़ा है, मानो वो आने वाली पीढ़ियों को सचेत कर रहा हो।